friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see Making of the Constitution. This is the chapter number 2 of Indian Polity by M. Lakshmikant. Okay? हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे इंडियन पॉलिटी का बाय एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले किसके दिमाग में आया? एम रॉय के। ठीक है, उन्होंने 1934 में ये डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, उसके बाद आईएनसी ने 1935 में डिमांड किया। ठीक है, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम without outside interference by constituent assembly elected on the basis of adult franchise। ठीक है, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बिहाफ ऑफ आईएनसी मतलब आईएनसी के बिहाफ में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, फ्री इंडिया का है, वो विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बनेगा। मतलब सिर्फ जो बनाएगा वो सिर्फ इंडियंस होंगे और उसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें वो एडल्ट फ्रेंचाइज होंगे, मतलब वोट के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स ने इसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इसे एक्सेप्ट किया? उन्होंने किया अगस्त ऑफर इन 1940। ठीक है, तो अगस्त ऑफर में 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात मान ली कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने देंगे। ठीक है, तो 1942 में जो क्रिप्स मेंबर थे, वो कैबिनेट के क्रिप्स, उन्होंने ये ड्राफ्ट डाल दिया फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने ड्राफ्ट बना दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, लेकिन इसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज वो चाहते थे कि पार्टीशन के बारे में। ठीक है, वो चाहते कि 2 स्टेट बने। ठीक है, जिसे इस कैबिनेट में रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ? नवंबर 1946 में फॉर्म हुआ। ठीक है, अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन नवंबर 1946। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितनी सीट्स थी? टोटल 389 सीट्स थी। ठीक है, तो 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 प्रिंसली स्टेट्स की थी। ठीक है, और जो ब्रिटिश इंडिया था 296 स्टेट, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और जो 93 प्रिंसली स्टेट्स था वो लोग नॉमिनेटेड थे। ठीक है, और 296 में 292 प्रोविंसेस से थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है वो क्या है? मतलब अभी के हिसाब से उसको आप यूनियन टेरिटरी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीट अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट को अलॉट किया गया था। ठीक है, और सीट किसके किसके बीच में डिवाइड किया गया था? मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ठीक है, 3 कैटेगरी थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय वोटिंग इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां से इलेक्ट होकर आते थे। ठीक है, जो भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ठीक है, और हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय देयर मेंबर्स। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वो उनके मेंबर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देखा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है उसमें मेंबर्स जो है वो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी है। ठीक है, मतलब कुछ आधे इलेक्ट हुए हैं और आधे नॉमिनेट किए हुए हैं। ठीक है, फिर इसका इलेक्शन होता है कब? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, इसका इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, जिसमें से कांग्रेस को सीट आई थी 208 एंड मुस्लिम लीग को 73, और जो स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट थे उन्होंने 15 सीट जीती थी। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, जिस मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग हार गई थी। तो सरकार किसकी बनी थी? आईएनसी की बनी थी। ठीक है, मेजोरिटी किसकी थी? आईएनसी की। तो उसमें से 211 मेंबर्स ने सिर्फ ज्वाइन किया था ग्रुप को। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था।
ठीक है, और प्रिंसली स्टेट ने डिसाइडेड टू स्टे अवे सो देयर सीट्स रिमेन वैकेंट। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट ने इसे ज्वाइन नहीं किया और सीट को वैकेंट रहने दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कांग्रेस पार्टी जीती। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया असेंबली में बाय जेएल नेहरू। जेएल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 13 दिसंबर में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये अभी के हिसाब से प्रेम्बल था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या होना चाहिए और उसका फंडामेंटल्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन क्या क्या थे। ठीक है, पहला फंक्शन क्या था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड दूसरा था इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, जिसके चेयरमैन थे जीवी मालवंकर। ठीक है, उसके बाद क्या फंक्शन था, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ in May 1949 and adopted the national flag on July 22, 1947 and national song on 24 January 1950 and national anthem on 24 January 1950 and elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on 24th January 1950। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कमेटी बैठाई जो कि डिफरेंट मैटर पे लॉ बनाने वाली थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी कमेटी थी वो। ठीक है, जो हमें याद रखनी है, मेजर कमेटी जो है वो हमें याद रखनी है, उसके चेयरमैन कौन थे वो भी याद रखना है, और जो माइनर कमेटी है उसको सिर्फ गो थ्रू करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं मेजर कमेटी क्या क्या थी। फर्स्ट क्या था, यूनियन पावर्स कमेटी। ठीक है, इसको कौन चेयरमैन थे, इसके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी जेएल नेहरू थे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के चेयरमैन थे सरदार पटेल। फिर जो अभी कमेटी हमने देखी उसकी सब कमेटी यानी एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज में सब कमेटी थी। देखते हैं उसे कौन कौन हेड कर रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी। सेकेंड, माइनॉरिटीज सब कमेटी, चेयरमैन कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, गोपीनाथ बरदोलोई। Excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee A.B. Thakkar। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हमने सारे मेजर कमिटीज देख लिए, उसके सिर्फ उसको कौन हेड कर रहा था यानी उसका चेयरमैन कौन था वो याद रखना है। ठीक है, अब माइनर कमिटीज को गो थ्रू करते हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी डॉक्टर के.एम. मुंशी। हाउस कमिटी बी. पत्ताभाई सिद्धारमैया। एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्रेडेंशियल कमिटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड और भी ढेर सारे हैं, आप उसे एक बार बुक से सिर्फ गो थ्रू करना है। तो मेजर कमेटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है, उसको चेयरमैन कौन है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी को हम डिटेल में देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 1947। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इसके टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, पहले कौन हुए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सेकेंड, गोपाला स्वामी अयंगर। थर्ड, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ, डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिफ्थ, शायद मोहम्मद सादुल्ला। सिक्स, एन माधव राव थे लेकिन उनको रिप्लेस किया बी.एल. मीना ने, बिकॉज उन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू इल हेल्थ। सेवन, टी.टी. कृष्णाचारी, वो उनको भी रिप्लेस कर दिया था किसने, डी.पी. खेतर ने, क्योंकि वो मर चुके थे। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए उनको
रिप्लेस कर दिया गया डीपी खेतन के साथ, ठीक है। तो ये वो टोटल 7 मेंबर्स थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 years 11 month and 18 days, ठीक है। टोटल 11 सेशंस हुए थे, ठीक है। टोटल 11 सेशंस हुए थे और 2 years 11 months and 18 days लगे थे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। यहाँ पे लिखा हुआ 11 सेशन हुए थे, 2 years 11 month प्लस 18 days, इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। और फिर इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। जब ये इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो कुछ लॉ उसी समय लागू कर दिए गए थे, लेकिन एक्चुअल लॉ 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, ठीक है। अब ये बताइए आपकी 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, क्योंकि जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, तब वहां पे जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो आईएनसी है उसने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो आईएनसी के द्वारा पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था इन 1929 दिसंबर में लाहौर सेशन में, ठीक है। तो उन्होंने 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाया था बाय कांग्रेस, ठीक है। और उस दिन उन्होंने इंडिया का जो फ्लैग था उसे होस्ट किया था, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स एंड द पब्लिक। कांग्रेस वॉलंटियर एंड पब्लिक लोगों ने 26 जनवरी 1930 को मिलकर फ्लैग होस्ट किया था पूरे होल कंट्री में, ठीक है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को हमने ये अडॉप्ट किया, ठीक है। मतलब इनेक्टमेंट 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 से हुआ, ठीक है। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है some parts had come into the force on 26 November 1949 itself. With the passing of the motion, the constitution as settled by the assembly be passed. ठीक है। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म क्या हुआ, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसे बोला कि दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के लोगों ने उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और सेकंड क्या बोला, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनाया किसके द्वारा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। प्रपोजल किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ठीक है। और एक फॉरेनर थे ग्रेनवाइल ऑस्टिन, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि दिस इज द वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री, ठीक है। बिकॉज आईएनसी ही इसमें लीड कर रहा था, इसलिए उन्होंने बोला वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री, ठीक से। और ये आइडिया था कि ये सब डोमिनेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, यानी सबसे कांग्रेस के मेंबर्स हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। और फोर्थ क्या है, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया, 2 साल लग गए, 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज लग गए, यानी लगभग 3 साल लग गए, इसीलिए इसको बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग भी था, ठीक है। और फोर्थ क्या बोला जाता है, डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, ये भी कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू ही थे। तो ये सब क्रिटिसिज्म थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमारा एक टॉपिक छूट गया था, जो टॉपिक है वो है कम्युनल अवार्ड, ठीक है। कम्युनल अवार्ड कब आया था, 1932 अगस्त में, ठीक है, अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आया। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, रामसे मैकडॉनल्ड, ठीक है। रामसे मैकडॉनल्ड कौन थे, वो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने अनाउंस क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें एससी को भी मिला था, ठीक है। तो गांधी जी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू टू हैव अ जॉइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट फॉर एससीज, ठीक है। तो ये था कम्युनल अवार्ड, ठीक है। कम्युनल एक रिप्रेजेंटेशन है सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक हमारा उसमें रह गया था, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Thank you. Stay tuned for the next video. If you like this video, kindly like, share and subscribe. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।